हाय, मैं हूं आरजे दिलीप। बिग एफएम पर आप तो जानते ही हैं कि हम अलग अलग विषयों को लेकर बातचीत करते हैं और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीत विश्वकर्मा सर। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड। डॉक्टर रंजीत विश्वकर्मा जी एंड्रोलॉजिस्ट हैं। तो एक एंड्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं वो सारी बातें हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आप अपने बारे में बताएं, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे शुरुआत हुई? तो मैं डॉक्टर रंजीत विश्वकर्मा हूँ और करेंटली मैं लीलावती हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। बेसिकली एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं जो एक स्पेशलिस्ट होता है जो मेंस रिलेटेड मेंस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखते हैं। ये यूरोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं, बट जिनको स्पेशल इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा इस टॉपिक को लेके देखते हैं। राइट। मेरी जर्नी लीलावती हॉस्पिटल से ही शुरू हुई थी जी। जहाँ पे मैंने मेरा यूरोलॉजी किया और वहाँ पे ही मेरे गाइड डॉक्टर रुपिन शाह सर, ही इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड टीचर, मेंटर, एवरीथिंग, और उनसे ही प्रेरणा लेके मैंने फिर इसको आगे ले लिया। बहुत ही बढ़िया। तो एंड्रोलॉजिस्ट की बात आपने की, थोड़ी बहुत बात आपने बताई कि यूरोलॉजिस्ट भी बहुत सारी समस्याएं पुरुषों से जुड़ी हुई देख सकते हैं, लेकिन एंड्रोलॉजिस्ट और ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। तो एंड्रोलॉजिस्ट करते क्या हैं एग्जैक्टली, क्या है वो एरिया, वर्क एरिया? तो एंड्रोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंस हेल्थ, हाँ, जिसमें दो मुख्य चीज आती है। एक तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स विद द मेल जी, एंड दूसरा है इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। ओके। इट आल्सो इंक्लूड्स कि लिंग रिलेटेड कुछ फैक्टर्स होते हैं, लिंग रिलेटेड परसेप्शंस होते हैं जी, साइज रिलेटेड, शेप रिलेटेड एंड रिकंस्ट्रक्शन लाइक मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल जी, इवन दिस कम्स इन एंड्रोलॉजी। ऑलराइट। तो एक ऐसा विषय जिसके बारे में आमतौर पर खुलकर बात नहीं करते, लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन सही जगह जाना और सही कंसल्टेंट से मिलना जरूरी है। और ये जो हिचकिचाहट है ये दूर भी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। इसीलिए ये सवाल, अगला सवाल मेरे दिमाग में आता है, मेल इनफर्टिलिटी को लेकर क्या एक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है? और जिस तरह से बदलाव आ रहा है बहुत सारा, मतलब हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेल इनफर्टिलिटी भी बढ़ रही है? योर ओपिनियन ऑन दैट? ऑफ कोर्स, पहले कैसा ये एक सोशल स्टिग्मा था और इनफर्टिलिटी जब भी बोलते थे तो यूजुअली सब फीमेल्स पे डाला जाता था जी। लेकिन जैसे ही एजुकेशन बढ़ा, पेशेंट का अवेयरनेस बढ़ा और ऑफ कोर्स ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप बात कर रहे हैं उसके वजह से ये फैक्टर्स ज्यादा हो रहे हैं। राइट। पेशेंट्स को जल्दी पता चल रहा है जी, एंड वो जल्दी आ भी रहे हैं। राइट। इन सब चीजों को लेकर तो मेल इनफर्टिलिटी है क्या, ये भी जान लेते हैं। ये भी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और लिसनर्स हैं बिग एफएम के, उनको हम बताना चाहेंगे कि जब हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं मतलब एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं और इससे जुड़े हुए कुछ मिसकंसेप्शंस क्या हैं? करेक्ट। सो मेल इनफर्टिलिटी बेसिकली 3 पॉइंट्स हमें अंडरस्टैंड करने हैं। यूजुअली इट शुड बी अ कपल हैविंग अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप, राइट, रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हिच इंक्लूड्स ऑफ कोर्स, राइट। सेकंड, there should be no contraception involved, right, and third, the trial period should be at least 1 year. Okay. जब ये 3 कंपोनेंट होते हैं जी और उसके बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही है जी, तब हम किसी भी कपल को बोलते हैं कि हाँ शायद आपको आगे हेल्प लेने की जरूरत पड़े। राइट राइट राइट। तो इनफैक्ट और अभी ये भी होता है कि इनफर्टिलिटी यूजुअली सिर्फ मेल या फीमेल रिलेटेड नहीं होता है। नाउ व्हाट वी कॉल इज एज इनफर्टाइल कपल, रादर देन पॉइंटिंग आउट टू जस्ट मेल कि हाँ भाई आपकी वजह से आप में कमी है, आप में कमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भी पेशेंट आते हैं तो इन्वेस्टिगेशन या इवैल्यूएशन दोनों पे होता है, दोनों का कंसीडर एज अ कपल रादर देन जस्ट। हाँ, फिर मेल इनफर्टिलिटी कैसे, उसमें से अगर ऐसा तो जब मेल कंट्रीब्यूटिव फैक्टर्स जब इन्वेस्टिगेशंस पे निकलते हैं, तो जो मेल फैक्टर्स आते हैं तो उसको हम लोग ट्रीट, जैसे स्पर्म काउंट का कम होना मे बी, या बहुत सारे केसेस में अजोस्पर्मिया भी होता है जहाँ पर स्पर्म ही जीरो रहते हैं। जी जी एग्जैक्टली। तो ये टर्म्स अभी ऑफ कोर्स लोगों को पता चल रहे हैं एंड ऑफ कोर्स उसके वजह से ही एंड दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, यू नो, राइट। स्पर्म एनालिसिस सबसे बेसिक होता है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि स्पर्म काउंट लेस है तो पेशेंट इनफर्टाइल नहीं होता है जी। इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा। जब सीमेन एनालिसिस हम लोग जो देखते हैं जिसको रेफरेंस वैल्यू आती है जी जी, ये एक्चुअली फर्टाइल पेशेंट से लिया गया है एंड दिस इज कवरिंग 13 कंट्रीज, अराउंड 3600 पेशेंट्स नहीं, नॉर्मल पेशेंट जो फर्टाइल है जी, जिन्होंने 1 साल के अंदर प्रेगनेंसी उनको हुई है जी, तो उनका 5th परसेंटाइल जो सबसे लोअर साइड रहता है
वो रेफरेंस वैल्यू लिया है, राइट, लेकिन उससे नीचे जो काउंट्स है उनमें भी प्रेगनेंसी पाई गई है। बराबर है। एग्जैक्टली तो हमारा यही उद्देश्य होता है कि उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, यानी 50% से 50th परसेंटाइल पे ले जाया जाए, सो दैट उनके चांसेस इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज हो जाए। ये नहीं होता कि रेफरेंस वैल्यू के आसपास 0 प्रेगनेंसी है या इनफर्टाइल होता है, ऐसे कभी नहीं बोलते हैं। वो रेफरेंस लेके ये बोलते हैं कि चांसेस लो है और उसको हम बढ़ाने की कोशिश करें। ये एक मिसकंसेप्शन आपने बहुत अच्छा दूर किया कि अगर स्पर्म काउंट कम है तो ऐसा कहा जाएगा कि फर्टिलिटी को इशू आएगा वगैरह। तो ये सारी बातें अवेयरनेस से जुड़ी हुई है और ये अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये देखी जाती है? आजकल के दौर में आई वुड से कि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं पेशेंट के। सबसे पहले होता है कि स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत है, वर्क का, फैमिली का, एक दूसरे के साथ का, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन बैड हैबिट्स भी कंट्रीब्यूट। एग्जैक्टली, तो बाहर का खाना, केमिकल्स वगैरह जो ऑब्वियसली वी हैव सीन, स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, दीज आर द थिंग्स जो ज्यादा कॉमन होते हैं। फिर ऑफ कोर्स रीजंस जो हम लोग हमारे इसमें देख सकते हैं, फाइंड आउट करते हैं, इज जेनेटिक कॉजेस हो सकते हैं, राइट। फिर पहले कोई जेनेटल्स में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या फिर कभी सर्जरी हो गई रहेगी उसके वजह से इनफर्टाइल हुआ रहेगा, कैंसर हो सकता है, ये सब चीजें होती है जिसके रीजंस राइट। तो कॉमन कॉजेज मेल इनफर्टिलिटी के भी यही है सारे, इसमें कुछ ऐड करना चाहिए? यही है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, राइट। कभी कभी फिर रेडिएशंस, या फिर कभी कभी इवन अपना जो काम करते हैं डेली बेसिस पे, अगर हीट वगैरह में काम करते हैं जी, तो इवन दोस कॉजेस अपार्ट फ्रॉम द मेंशन्ड ऑलरेडी। राइट। सो आर देयर एनी इन्वेस्टिगेशंस जिसके जरिए वी कैन कम टू अ कंक्लूजन अबाउट मेल इनफर्टिलिटी? कंक्लूजन मींस वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द कॉज, राइट। तो जब बेसिक इन्वेस्टिगेशन लाइक सबसे पहले होता है स्पर्म एनालिसिस लेके जब पेशेंट को जाता है, तो फिर हम डिटेल्ड हिस्ट्री में जाते हैं, राइट। प्रीवियस कोई सर्जरी हुई है पेशेंट में, राइट, एट बर्थ कोई टेस्टिकल्स की सर्जरी, यानी द वे वी टेक द केस एंड अंडरस्टैंड द हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। हाँ, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिकल एग्जामिनेशन। राइट। काफी बार हमें काफी आइडिया आ जाता है कि पेशेंट में ऑब्वियस कोई कॉज है क्या। अगर वो ऑब्वियस कॉज है तो आगे की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट बता सकते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद एड ऑन करने के लिए जैसे जैसे टेकिंग सीमेन एज अ मेन थिंग बेसलाइन, अगर जितना ज्यादा कम है लाइक टुवर्ड्स अज़ोस्पर्मिया, लाइक टुवर्ड्स 0 काउंट है, थोड़ा सा सीवियरिटी, तो उतने सारे इन्वेस्टिगेशंस बढ़ जाते हैं, या फिर थोड़े से कम है तो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करके मेनली ट्रीटमेंट पे जा सकता है। एब्सोल्युटली। तो किसी केस में हो सकता है आप लाइफस्टाइल चेंजेस रिकमेंड करें, किसी केसेस में जो रूट कॉज है उस पर फोकस किया जाए ताकि फर्टिलिटी को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए। अगर सीमन काउंट 0 है तो इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और मुझे लगता है कि ये लोगों तक पहुंचना जरूरी, इसको लेकर अवेयरनेस। तो कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है? देखो, अब इन्वेस्टिगेशंस लोग सीमेन एनालिसिस कर लेते हैं और 0 आता है तो उनको पता नहीं रहता कि क्या है, तो दे आर लाइक अभी मेरे पास ट्रीटमेंट नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, दैट्स नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड, नो, देयर इज होप। ऑफ कोर्स देयर इज होप। तो 0 क्यों हुआ है? लाइक हम लोग कभी पानी मार रहे हैं पाइप से जी, नल बंद है, आप पानी मारे, पानी नहीं आएगा, यानी प्रोडक्शन में एक प्रॉब्लम है, तो 0 काउंट है। या फिर पाइप कहीं से मुड़ा है, यानी ब्लॉकेज है, नल चालू है लेकिन ब्लॉकेज है, इसका मतलब प्रोडक्शन है, कहीं तो ब्लॉकेज है, तो पानी नहीं आएगा। तो सिमिलर इज दिस थिंग, टेस्टिस में प्रोडक्शन है लेकिन कहीं पाथवे में ब्लॉकेज है, 0 काउंट है, वो इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है। आगे ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना है, टेस्टिस में से स्पर्म निकालने हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी करना है। वंडरफुल। सेम बायोलॉजिकल फादर, बायोलॉजिकल मदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड थिंग, भले ही अगर प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम है तो देयर आर वेज, मेडिकेशंस, हार्मोन इंजेक्शंस टू इंक्रीज दोस थिंग्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉज ऑफ कोर्स। एंड देन वी कैन डू स्पर्म रिट्रीवल, जिसमें सर्जरी करके हम लोग फिर ढूंढते हैं कि वेयर आर दोस हेल्दी स्पर्म्स हिडन विद इन द टेस्टिस। सो निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनकी सलाह ले, क्योंकि बहुत बार होता क्या है, जैसा आपने बताया कि अरे स्पर्म काउंट 0 आ गई अब तो सब कुछ खत्म। नहीं, सही सलाह जरूरी होती है, एक एक्सपर्ट की सलाह बहुत जरूरी होती है। जो यंग कपल्स हैं, हु आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, उनको कुछ सलाह आप देना चाहेंगे? मैं एक्चुअली यंग कपल्स को हमेशा, जब भी कोई, इवन इफ द स्पर्म इज नॉर्मल, तो फिर हमें
डिवाइड मैं जरूर करता हूँ जी। सबसे पहले उनको लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बोलता हूँ। राइट। लाइफस्टाइल चेंजेस में अभी क्या आता है, डाइट आता है, बाहर का खाना बंद, जितना मिनिमम हो सके, ऑफ कोर्स वंस अ वीक ठीक है, बट जितना मिनिमम हो सके उतना कम जी। द मोर होमली फूड, द वे अवे यू आर फ्रॉम द टॉक्सिन्स इन दोस फूड। एब्सोल्युटली। ओके, टेस्ट बहुत अच्छा है इस होटल का, क्यों टेस्ट एनहांसर्स डाला है, कलर बहुत है, लाल अच्छा है, क्यों कलर डाला है उसमें, those are toxins, you know, those are harmful for your body. Sperm denotes the overall health of the person. Oh yes. If the person is healthy, indirectly his sperms will be healthy. Okay. So we concentrate on important factor, yeah. So we concentrate on his overall health rather than just the testicular and sperm health. No, we concentrate overall health. फिर जैसे खाने का बोला, खाने में भी फिर वेजिटेबल ज्यादा रखो, कार्बोहाइड्रेट्स कम रखो, शुगर्स कम रखो, कोक डाइट कम करो, दूस काइंड ऑफ थिंग। दिस आर सिंपल थिंग्स जो पेशेंट ला सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज, एंड इनफैक्ट मैं ये बोलता हूँ तो एक्सरसाइज शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट ऑफ योर डे, शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ योर डे। जैसे हम लोग डेली खाना खाते हैं, that exercise should be one part of your meal, you know, लेकिन आपका ये नहीं होना चाहिए। उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं लोग। क्या आप अपनी चाय सुबह की छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ेंगे। करेक्ट। लंच स्किप नहीं करेंगे। ऐसे एक्सरसाइज को भी नहीं छोड़ना है। उसको एक डाइट समझो, खाना समझो। बिल्कुल सही बात। उससे क्या हो जाता है कि बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। सेडेंटरी लाइफ की वजह से फैट वगैरह इधर उधर जमा होता है, उसके से हार्मोनल इफेक्ट बहुत हो जाता है। जी जी। एंड दोस माइन्यूट चेंजेस इन योर हार्मोन ब्रिंग्स अ रियल डिफरेंस इन योर स्पर्म्स एज वेल। एब्सोल्युटली। इवन ऑन योर हेल्थ. A decrease in weight loss will bring a tremendous, you know, impact on your overall health. Right. You know, your energy level. Right. Everything comes into the right. So those are the things. And then depending upon the investigations, अगर हार्मोन्स की कमी ज्यादा है तो उसके ऊपर ट्रीट करते हैं। Wonderful. So डाइट पे फोकस करना है, अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करना है। कोई एक मैसेज इसके अलावा जो आप कपल्स को देना चाहेंगे डॉक्टर? कोई भी यंग कपल्स, आई वुड से दैट आजकल एक्चुअली मैरिज एज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो फिर आई वुड ऑलवेज आस्क द पेशेंट कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं रेगुलरली, फर्स्ट ब्रिंग दोस लाइफस्टाइल चेंजेस व्हिच आई हैव सेड जी, स्मोकिंग, अल्कोहल और आउटसाइड फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़िए। यस, तो दैट गिव्स मोर चांसेस। सेकंड इज, जैसे डेफिनेशन के हिसाब से 1 साल तो बोलते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, टेक अर्ली हेल्प, टेक अर्ली हेल्प। Don't wait. We do get patients 17 साल बाद आ रहे हैं। No, age is more important. In fact, जो वाइफ का एज होता है, that is the most important factor in any fertility. Okay, अगर क्योंकि यूट्राइन हेल्थ है, ओवेरियन रिजर्व इंपॉर्टेंट है। एक 35 के बाद ओवेरियन रिजर्व एकदम डिप्स डाउन, एंड जो उनका प्रेगनेंसी रेट जो होता है 30 कह रहा हूँ, लेस देन 50% से ज्यादा वो नीचे गिर जाता है 35 के बाद जी। तो फिर मेल कितना भी अच्छा रहे, फीमेल के अगर एग्स नहीं बन रहे हैं, एग्स ओल्ड हो रहे हैं, सो यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो एग काउंट है वो दैट्स लिमिटेड, मेंस की तरह नहीं है। करेक्ट। एंड वो जो एग्स होते हैं वो फ्रॉम बर्थ होते हैं जी, तो उनका एजिंग होता है। एब्सोल्युटली। स्पर्म का ऐसा नहीं होता है जी, स्पर्म नए बनते रहते हैं, लेकिन एग्स जो बाय बर्थ हुए हैं तब से लेके वो सेम सेल 35, 38, 40, 45 यानी मेनोपॉज तक वो सेम सेल कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और मेनोपॉज के बाद ऑब्वियसली एग्स रिलीज नहीं होते, यानी कि एग्स एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। सो सर जो बता रहे हैं कि एज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर फीमेल्स। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी मेड। बट अगर कोई आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहा है तो उस पर अगर आप कुछ बेसिक पॉइंट्स बताएं या थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी भी दे दें। देखो, आईवीएफ जब भी पेशेंट या कोई कपल सोचता है कि आईवीएफ, तो उनके बीच में पता नहीं कुछ डर होता है कि हम लोग आईवीएफ में जा रहे हैं, ये बहुत हानिकारक है या ये है वो है, ऐसा। जी जी जी। देयर इज एक्चुअली अ मिसकंसेप्शन। आई सी इनफर्टिलिटी इज नाउ अ मेडिकल कंडीशन। राइट। जैसे कोई भी मेडिकल कंडीशन हमें हॉस्पिटल में जाके ट्रीट करना रहता है, जैसे भी इनफर्टिलिटी जाके ट्रीटमेंट चाहिए उसके। जी 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 जी। ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्टर आएगा कि चलो आईवीएफ करो, ऐसा नहीं होता है। पेशेंट में अगर रिवर्सिबल कॉजेज है तो वो उनको ट्रीट करते हैं नेचुरली, जितना पॉसिबल हो सके पेशेंट को दिया जाता है, उनको हेल्दी। यानी कि देखिए ये प्रेगनेंसी में भी है कि नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस है तो डेफिनेटली, और अगर नहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस है या वहां पर सिजेरियन की जरूरत है तो सी सेक्शन एडवाइस किया जाता है। एग्जैक्टली, इट्स सिमिलर कि अगर आप ये सब चीजों से भी अगर हो नहीं रहा है
तो IVF इज अ ट्रीटमेंट, इट्स अ गुड ट्रीटमेंट, इट इज सेफ ट्रीटमेंट, राइट। एंड बेबी जब होता है तो जो स्ट्रेस फैक्टर जो रिलीज हो जाता है, खत्म हो जाता है, इट ब्रिंग्स वंडर्स। अदरवाइज पेशेंट या जो भी कपल है, इवन दे हैव गॉन अप टू डाइवोर्स इफ देयर इज नॉट अ प्रेगनेंसी और देयर इज नॉट दीस थिंग्स। सो देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ होप। कुछ बातें ऐसी हैं मुझे लगता ही है कि बात करना जरूरी है, स्पेशलिस्ट से बात करना जरूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, डॉक्टर रंजीत विश्वकर्मा जी, संपर्क कर सकते हैं आप इनके साथ, एंड्रोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं और फर्टिलिटी एक्सपर्ट से संपर्क आप कर सकते हैं। बट रास्ता है, और जिस तरह से एडवांसमेंट है वो भी बहुत ज्यादा है फर्टिलिटी के फील्ड में सर। ऑफ कोर्स नाउ हार्मोनल ट्रीटमेंट जो हो गए उसमें लेटेस्ट हार्मोनल इफेक्ट हो गया। अगर मेल पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, जेनेटिक्स आ जाता है, जेनेटिक्स में जेनेटिक्स तक हम लोग जाके पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जेनेटिक्स में। स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स में भी बहुत ये एडवांस हो गया है, माइक्रोस्कोप, हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप वो भी यूज कर सकते हैं। स्पर्म प्रिजर्वेशन में भी एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी कि अगर एक दो स्पर्म्स भी मिले तो उसको भी हम लोग फ्रीज करके वापस उसको जिंदा कर सकते हैं। सो दोस टेक्नोलॉजी आर रियली एडवांसिंग। फिर आगे जैसे आपने अर्जोस्पर्मिया बताया है, अगर प्रोडक्शन नहीं है तो देयर आर रिसर्चेस ऑन इवन स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स डाल के टेस्टिंग, ट्राई टू ग्रो न्यू स्पर्म्स दैट वे। वंडरफुल। काफी सारे रिसर्चेस है, एडवांसेस है, एंड ऑफ कोर्स वी शुड मेक फुल यूज ऑफ इट। सो दुखी रहने से अच्छा है कि आप उस उम्मीद की किरण को पकड़ के सही सलाह लें और जीवन में आगे बढ़े। ये तो रही इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक पर बात। वैसे आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं रेडियो स्टेशन से हूं, आप अपने फ्री टाइम में गाने वाने सुनते हैं सर? हाँ, ऑफ कोर्स सुनता हूं। किस तरह के गाने पसंद है, मतलब रेट्रो या? आई एम एक्चुअली मोर ऑफ अ रेट्रो काइंड ऑफ। वंडरफुल। मतलब किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आर.डी. बर्मन, 90s के जो रहते हैं अपने, क्या बात है, तरीके यूज करता हूं। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत अच्छी चीज है, म्यूजिक भी तनाव मुक्त रखती है, और बातें अगर सही जानकारी हम लोगों तक पहुंचती है तो हम तनाव मुक्त रहते हैं। और इसी मकसद के साथ आज हमने डॉक्टर रंजीत विश्वकर्मा सर से बात की। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू।